हेलो एवरीवन दोस्तों। तो आई थिंक आप सभी को आवाज़ क्लियर आ रही होगी। बता दीजिए स्पीड से फटाफट। ठीक है सभी का दोस्तों, क्लास में गुड इवनिंग। तो कल हमने दोस्तों प्रीवियस क्लास में 10 तक प्रश्न कर लिए थे। ठीक है, अच्छा कुछ मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, फटाफट ये बताइए, मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों से होके जाती है? तब तक आप सब बता दीजिए, तब तक सब स्टूडेंट जाते हैं। साथ ही साथ आप फटाफट ये बताइए, भारत के कौन कौन से 8 राज्यों से होके कर्क रेखा जाती है? ठीक है, मध्य प्रदेश के कौन कौन से 14 जिलों से होके कर्क रेखा जाती है और भारत के कौन कौन से 8 राज्यों से होके कर्क रेखा जाती है? बताइए फटाफट। सभी का दोस्तों क्लास में गुड इवनिंग। और टाइमिंग आप सबको पता है ना, करेक्ट टाइम से सभी आया कीजिए। कौन कौन से 14 जिलों से होके कर्क रेखा जाती है ये आपको बताना है, और साथ ही साथ कौन कौन से भारत के 8 राज्यों से होके कर्क रेखा जाती है। जिलों के नाम बताने आपको, ठीक है, किसके नाम बताने? जिलों के नाम बताने कि कौन कौन से जिलों से होके कर्क रेखा जाती है। 14 जिले बताइए और साथ ही साथ भारत के 8 राज्य बताइए। और कर्क रेखा आपको पता है भारत के 3 महाद्वीपों से होके जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ग्रेट, बहुत अच्छा। साथ ही साथ बताइए दोस्तों, भारत के 8 राज्य हो गए, मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले? रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल हो जाएंगे। ठीक है, इन सभी से होकर जा जाती है दोस्तों कर्क रेखा जाती है। चलिए दोस्तों अब आगे शुरू कर लेते हैं। यहाँ तक अपने क्वेश्चन हो गए थे। कहाँ तक हो गए थे अपने प्रश्न? ये मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? ये बार एक बार और बता दीजिए ये वाला प्रश्न। जिस समय अपना मध्य प्रदेश 1956 में दोस्तों बना था, उस समय मध्य प्रदेश में जिलों और संभागों की संख्या कितनी थी? तो शुरुआत में दोस्तों क्या होता है? प्यार गहरा होता है। हाँ बिल्कुल होता है। तो शुरुआत में दोस्तों याद रखना, जिलों की संख्या कितनी थी? 43 के जिले थे। 143 से याद रहेगा, शुरुआत में 43 जिले थे और 8 संभाग हो जाएंगे। अब क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे ही घूमता हुआ कि मध्य प्रदेश में, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, उस समय मध्य प्रदेश में जिले और संभागों की संख्या कितनी थी? तो आपको याद रखना है दोस्तों, 45 जिले हो जाएंगे और 9 संभाग हो जाएंगे। ठीक है, 45 जिले हो जाएंगे और 9 संभाग हो जाएंगे जिस समय मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ठीक है, याद रखना। अब यदि प्रश्न पूछ ले कि वर्तमान में जिलों और संभागों की संख्या कितनी है? ठीक है, अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वर्तमान में जिलों और संभागों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में अपने 10 संभाग हैं और 52 जिले हैं। कब? 8 अप्रैल 2023 का ये वीडियो है। यदि अभी मामा जी जिले बना ही रहे हैं, हो सकता है आगे जाके कोई जिला बन जाए, तो अभी वर्तमान के हिसाब से 52 जिले हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मध्य प्रदेश की राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण और पुनर्गठन जो है ये कब किया गया था? ये प्रश्न पूछा गया है वीडियो 2016, एमपी कांस्टेबल 2017 और ग्रुप 2 2018 में। बताइए, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 2000, 15 अगस्त 1972 या फिर 25 मई 1998 को हो जाएगा? फटाफट बताइए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? अच्छे से आराम से सुनिए कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण और पुनर्गठन कब किया गया? ग्रेट, बहुत अच्छा, सभी स्टूडेंट्स का आ रहा है आंसर। तो अपना मध्य प्रदेश था पहले तो बहुत बड़ा था। पहले क्या था? बहुत बड़ा था। जिस समय मध्य प्रदेश 1956 में, आपको ध्यान रखना है, अपना मध्य प्रदेश जो है बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा था तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य अपना कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य अपना कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और जिस समय दोस्तों मतलब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ नहीं बना था, ठीक है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ नहीं बना था, उस समय दोस्तों मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? कितना पता है कितना था? 443446। कितना? 443446 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और अपना जो मध्य प्रदेश था उस समय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य अपना एमपी हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को?
क्या हो गया, ब्राइटनेस ज्यादा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए, अब 1 नवंबर 2000 जो है इसको अपना मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ दोस्तों क्या हो गया, अलग हो गया। और जब अलग हो गया तो 1 नवंबर 2000 को ही आपको याद रखना है दोस्तों, अंतिम रूप से राजनीतिक रूप से और साथ ही साथ भौगोलिक रूप से क्या हो गया था, निर्धारण हो गया था। ठीक है, समझ में आ गया। तो अंतिम कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद क्या मध्य प्रदेश में कुछ टूटा, नहीं टूटा। तो अंतिम रूप से निर्धारण कब हो गया था, 1 नवंबर 2000 को हो गया था। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। पर आप इस क्षेत्रफल को कहीं कहीं पे 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी देखते होंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य किरार घाटी को लेके विवाद है। तो कहीं कहीं बुक्स में आपको यह भी देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया सभी को, याद रखना है आपको। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और कठिन क्वेश्चन पूछ ले कि मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उस समय मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन थे। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा और कठिन पूछ ले तो आपसे पूछेगा राज्यपाल कौन थे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री उस समय कौन थे, तो दिग्विजय सिंह हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो जाएंगे। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे राज्यपाल कौन थे, तो भाई महावीर हो जाएंगे, भाई महावीर हो जाएंगे। अच्छा एक और चीज याद रखना है कि एक राज्य से दूसरा राज्य तोड़ता कौन है, तो संसद। कौन, संसद। किस आर्टिकल के तहत, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 3 के तहत जो है संसद एक राज्य से दूसरे राज्य को तोड़ सकता है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकता है। तो संसद है तो उस समय कोई ना कोई प्रधानमंत्री होगा। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया सभी को, तो ये याद रखना। अच्छा यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ ये कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था। यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जो है ये, अब ठीक है ना ब्राइटनेस, यदि मैं आपसे पूछूं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ था तो कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है कि यदि एक राज्य से दूसरा राज्य यदि अलग होता है तो उसमें कोई भी संविधान में संशोधन नहीं होता है। ये याद रखना, आर्टिकल 4 में ये बात लिखी है। जब 2 और आर्टिकल 3 में चेंजेस होंगे तो आर्टिकल 4 में लिखा है कि ना कि आर्टिकल 368, आर्टिकल 4 में यह लिखा है कि 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं होगा। वैसे सामान्य संविधान में संशोधन तो होगा ही, क्योंकि संविधान की ये क्या कहते हैं सामान्य प्रक्रिया के द्वारा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तोड़ा गया। अच्छा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब तोड़ा गया, सन 2000 में तोड़ा गया। तो आपको पता है 2000 में 3 और राज्य बने थे। मैं आपको 3 राज्य याद करा रहा हूं, साथ ही साथ में एक और चीज बता रहा हूं। यहाँ पर मैं कुछ ऐसी लिंक्स बनाऊंगा जिसका वास्तविक घटना से कोई लेना देना नहीं है। लिंक्स के द्वारा मेरा बस उद्देश्य आपका यह है कि आपको मैं जल्दी से जल्दी याद करवा दूं। जो चीजें आपको 10-10, 15-15 दिन रिवीजन करनी पड़ती है वो जब 5 मिनट में याद हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर लिंक्स बनवाया जाता हूँ। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट बुरा नहीं माने। अब देखिए सुन लीजिए, बुरा आपको मानना नहीं है तो फिर अच्छे से सुन लो। ठीक है, हाँ देखिए दोस्तों, महिलाओं की देखिए दोस्तों क्या आदत होती है। सब महिलाएं अच्छी है, बस मैं याद करवाने के लिए बता रहा हूं। देखिए महिलाएं क्या कर रही थी, महिलाएं जो है 36 महिलाओं का गढ़ था। अब आप ये बताइए कहीं पे यदि महिलाओं का गढ़ होगा और महिलाओं का गढ़ होगा तो बिना बातें करे रह जाएंगी, नहीं रहेंगी। ठीक है, बिना बातें करे रह जाएंगी, नहीं रहेंगी। तो छत्तीसगढ़ नीचे उतर रहा था। क्या कर रहा था, नीचे उतर रहा था। तो उतर रहा था नीचे। अब देखिए महिलाओं की क्या आदत होती है, नीचे उतरेंगी पर मुंह किधर फाड़ेंगी, पीछे फाड़ेंगी। अब जैसे ही पीछे मुंह फाड़ेंगी आगे उतरेंगी तो धड़ाम से नीचे गिरेंगी कि नहीं, कोई भी गिरेगा, महिलाएं क्या गिरेंगी, और गिर के झाड़ियों में गिरेंगी। और फिर जैसे ही झाड़ियों में कोई ना कोई गिरेगा तो दांत टूट जाएंगे और फिर जिंदगी भर क्या खाना पड़ेगा, दूध दलिया। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ उतर रही थी उत्तराखंड,
उसके बाद झारखंड झाड़ियों में गिरी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये 3 नए राज्य बने थे कब? सन 2000 में। याद रहेगा 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर को उत्तराखंड बना और 15 नवंबर को झारखंड बना, ये याद रखना। तो छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का राज्य? 26वां, ये 27वां और ये 28वां, ये ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ अपना एमपी से अलग हुआ, उत्तराखंड यूपी से हुआ और झारखंड बिहार से अलग हुआ। तो ये थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, 2000 में आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 17 है, 18 है, 19 है या फिर 16 है? बताइए। हाउ मेनी इंटरिम डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन मध्य प्रदेश? ये प्रश्न पूछा गया एमपी कांस्टेबल 2017 में। 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। आंध्र प्रदेश 1953 में बना था। तेलंगाना याद रखना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को बना। फटाफट बताइए दोस्तों, मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? आसान प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिले, अच्छा अंतर्वर्ती जिले कौन से होते हैं? ऐसे जिले जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं, ठीक है। अंतर्वर्ती जिले कौन से होते हैं? ऐसे जिले जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं? एक साथ यानी 17 जिले हो जाएंगे। अब आपके मन में एक डाउट जरूर आया होगा कि सर हमारी बुक में तो यह लिखा है कि मध्य प्रदेश में जिलों की अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 18 है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये सही नहीं है, सही क्या है? 17 है। और व्यापम ने भी एमपी कांस्टेबल एग्जाम 2017 के अनुसार 17 जिलों को दोस्तों क्या माना है? सही माना है, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। क्या माना है दोस्तों? सही माना है, ये ध्यान रखना है। 17 से याद रहेगा। अच्छा देखिए, अंतर्वर्ती जिले एक साथ यदि आप दोस्तों चारों तरफ के बाहरी जिले याद कर लेते हो तो आप आसानी से अंतर्वर्ती जिले बता पाओगे। इसलिए कोशिश करना कि बाहरी जिले याद कर लो। जैसे राजस्थान की सीमा को कौन से छूते हैं, यूपी की सीमा को कौन से छूते हैं, छत्तीसगढ़ की सीमा को कौन से जिले छूते हैं, महाराष्ट्र की सीमा को कौन से जिले और गुजरात की सीमा को कौन से जिले छूते हैं, ठीक है। ये याद कर लोगे, अंतर्वर्ती हो जाएंगे। और कभी कभार ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, यदि और कठिन पूछ ले कि इनमें से कौन सा जिला अंतर्वर्ती जिला है, इनमें से कौन सा जिला अंतर्वर्ती जिला है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैप के माध्यम से देख लीजिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ग्वालियर जिला, ग्वालियर कैसा है? अंतर्वर्ती जिला है। ग्वालियर कैसा है? अंतर्वर्ती जिला हो जाएगा। अब आइए भोपाल संभाग, भोपाल संभाग में एक जिला छोड़ दीजिए, राजगढ़। इसके अलावा सारे जिले अंतर्वर्ती जिले हैं। देखिए भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, ठीक है। ये सारे जिले कैसे हैं? अंतर्वर्ती जिले हो जाएंगे। इधर आ जाइए दोस्तों, उज्जैन अंतर्वर्ती, धार अंतर्वर्ती, इंदौर अंतर्वर्ती, ठीक है। तो उज्जैन, धार, इंदौर, इसके अलावा देवास, देवास भी दोस्तों क्या है? अंतर्वर्ती है। शाजापुर भी अपना क्या है? अंतर्वर्ती हो जाएगा। इधर आइए हरदा, हरदा भी अंतर्वर्ती है। इधर होशंगाबाद भी है, इधर नरसिंहपुर भी है। सागर तो यूपी की सीमा को छूता है, ठीक है। तो सागर अंतर्वर्ती नहीं होगा, पर सागर के बगल में जो दमोह है ये अंतर्वर्ती है। कटनी अंतर्वर्ती है, जबलपुर अंतर्वर्ती है और उमरिया जो है ये भी अंतर्वर्ती जिला हो जाएगा। बस अपने इतने जिले अंतर्वर्ती हैं, 17 याद रखना। और इसके अलावा सारे जिले जो है किसी ना किसी राज्य की सीमा को छूते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बताइए प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान और गुजरात राज्य को स्पर्श करती है? बताइए, मध्य प्रदेश के इनमें से कौन से जिले की सीमा जो है राजस्थान और गुजरात को स्पर्श करती है? मुरैना, शिवपुरी, झाबुआ, अलीराजपुर। बताइए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात? ब्राइटनेस अब सही है, नहीं हुई ज्यादा, ठीक है। थोड़ी मैंने स्पीड कम कर दी है कल की तुलना में आज। बताइए स्पीड से फटाफट, आज अपन को प्रश्न ज्यादा करने स्टूडेंट्स की डिमांड थी। बताइए, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान और गुजरात को स्पर्श करती है? अच्छा, सही आंसर दोस्तों इसका क्या होगा? राजस्थान और गुजरात को। तो राजस्थान और गुजरात को इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, झाबुआ जिला, ठीक है। सी ऑप्शन झाबुआ जिला। यदि मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा और कठिन बना दूं, यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो दो दो राज्य की सीमा को छूते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो दो दो राज्य की सीमा को छूते हैं? तो मध्य प्रदेश में ऐसे 6 जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्तों? 6 जिले हो जाएंगे जो कि दो दो राज्य की सीमा को छूते हैं। अब कौन कौन से 6 जिले हैं, कौन कौन से 6 जिले हैं, ये आप देख लीजिए।
तो सबसे पहले मुरैना, मुरैना, मुरैना याद रखना, मुरैना में ही याद रखना है आपको, याद रखना है क्या, मुरैना में याद रखना है कि राजस्थान का बॉर्डर खत्म होता है और यहीं से आपको याद रखना है यूपी का बॉर्डर शुरू होता है। ठीक है, मुरैना में ही राजस्थान का बॉर्डर खत्म होता है और यूपी का, इसका मतलब मुरैना जिला राजस्थान की सीमा को भी छूता है और उत्तर प्रदेश की सीमा को भी छूता है। इसी तरह शिवपुरी राजस्थान की सीमा को भी, यूपी की सीमा को भी। एक चीज और प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से सेम जिले हैं जो सेम सेम राज्य की सीमा को छूते हैं। तो शिवपुरी और मुरैना जो है ना वो सेम सेम, सेम सेम मतलब इधर राजस्थान उधर यूपी। तो मुरैना और शिवपुरी राजस्थान और यूपी सेम सेम राज्यों की सीमा को छूता है। तो 2 जिले हो गए। इसके अलावा झाबुआ, झाबुआ राजस्थान गुजरात, राजस्थान गुजरात। ठीक है, अलीराजपुर, अलीराजपुर गुजरात राजस्थान, सॉरी महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखना। तो झाबुआ जिला राजस्थान और गुजरात की सीमा को, अलीराजपुर जिला गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को। अब उधर आओ, बाला, बाला घाट के किनारे बैठा है, एक पैर है उसका महाराष्ट्र में, दूसरा है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो बालाघाट महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा को। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है सिंगरौली, सिंगरौली यूपी की सीमा को छूता है और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है, याद रहेगा। तो 6 जिले हैं, ये आपको याद रखना है जो 2-2 राज्य की सीमा को छूते हैं और उन्हीं में 2 ऐसे जिले हैं जो सेम सेम राज्य की सीमा को छूते हैं। 2 देखिए, मुरैना से ऊपर इधर राजस्थान उधर यूपी। ठीक है, इसके अलावा झाबुआ गुजरात राजस्थान, अलीराजपुर गुजरात महाराष्ट्र, बालाघाट महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ और सिंगरौली यूपी और छत्तीसगढ़, सिंगरौली यूपी और छत्तीसगढ़। ऐसे 6 जिले हो गए जो 2-2 राज्य की सीमा को छूते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े। हाँ चलिए दोस्तों, थोड़ा सा मुरैना के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा मुरैना के बारे में जानते हैं। मोरैना, मोरैना, मोरों की अधिकता के कारण इस जिले का नाम क्या है? मोरैना। मुरैना के बारे में याद रखना दोस्तों, लिखी छाछ शैलाश्रय। मुरैना के बारे में आपको याद रखना है लिखी छाछ शैलाश्रय, यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, आपने गजक खाई है? मुरैना के गुड़ और तिल्ली की गजक, गुड़ और तिल्ली की जो गजक है, इस गुड़ और तिल्ली की गजक को अभी हाल ही में दोस्तों क्या दे दिया गया है? जीआई टैग दे दिया गया। क्या दे दिया गया? जीआई टैग दे दिया गया। अब जीआई टैग का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जो जीआई टैग किसको दे दिया गया? मुरैना की गजक को दे दिया गया। अब मुरैना में गजक फेमस है, गजक होती है मीठी और मीठा तो होता है शहद भी, तो शहद के उत्पादन में सबसे ज्यादा। इसके अलावा आपको याद रखना है दूध के उत्पादन में सबसे ज्यादा, और दूध होता है भैंसों गायों से। ठीक है, और इसके अलावा सरसों के उत्पादन में भी सबसे ज्यादा अपना कौन सा जिला है? मुरैना जिला हो जाएगा, ये याद रखना। अच्छा, मुरैना में एक औद्योगिक केंद्र भी है जिसका नाम क्या है? बामौर। बामौर औद्योगिक केंद्र आपसे क्वेश्चन पूछे कहां पर? मुरैना में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। शिवपुरी, शिवपुरी को दोस्तों क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गर्दन। शिवपुरी को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गर्दन हो जाएगा। शिवपुरी में नरवर का किला है, शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। और एक और चीज आपको याद रखना है, शिवपुरी का जो करेरा अभ्यारण्य है, इसे अभ्यारण्य की लिस्ट से हटा दिया गया है। ठीक है, शिवपुरी का जो करेरा अभ्यारण्य है उसे अभ्यारण्य की लिस्ट से हटा दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखिए। झाबुआ, झाबुआ की भील गुड़िया शिल्प फेमस है? हाँ बिल्कुल फेमस है। तो भील गुड़िया के लिए किसको पद्मश्री 2023 मिला? किसको पद्मश्री 2023 मिला? फटाफट बताइए। रमेश परमार, शांति परमार। कौन? रमेश परमार, शांति परमार हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए फटाफट, अच्छा फटाफट दोस्तों यह बताइए कि जो गुड़िया शिल्प है ग्वालियर की फेमस है, ग्वालियर में गुड़िया शिल्प के लिए कौन सी कलाकार फेमस है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर? बामौर में ज्यादातर सभी की फैक्ट्रियां हैं, सीमेंट फैक्ट्री भी है, कत्था बनाने का कारखाना भी है। फटाफट बताइए दोस्तों, जो गुड़िया शिल्प, गुड़िया शिल्प, ग्वालियर की गुड़िया शिल्प के लिए कौन फेमस है? बत्तोबाई। कौन सी बाई? बत्तोबाई हो जाएंगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा अलीराजपुर सबसे कम साक्षर जिला, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां किसके अनुसार? परसेंटेज के अनुसार। अलीराजपुर का जोबट, याद रखना, अलीराजपुर का नूरजहां प्रजाति का आम भी फेमस है। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक जानकारी ध्यान रखना है। अच्छा, झाबुआ जिले की भूरी बाई भी हो जाएंगे, जिन्हें पद्मश्री कब मिला था? 2021 में मिला था। ठीक है, पद्मश्री कब मिला था? 2021 में हो जाएगा। ये करंट की चीजें भी याद रखते जाना दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए दोस्तों फटाफट। मध्य प्रदेश के
किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु है? मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु है? कटनी में है, बैतूल में है, सागर में है, या उज्जैन में है, या फिर विदिशा में? मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु है? मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु है? बताइए फटाफट, मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु है? तो मध्य प्रदेश के आपको याद रखना है दोस्तों, उज्जैन, महाकाल की नगरी। महाकाल की नगरी में एक मंदिर है जिसका नाम है मंगलनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? मंगलनाथ मंदिर हो जाएगा। तो मंगलनाथ मंदिर जो है ये याद रखना पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु आपको याद रखना है। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में हो जाएगा। अच्छा देखिए दोस्तों, कटनी, कटनी का इसका फेमस है। अब दोस्तों देखिए, अपना भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब बेचारे लोग बहुत कटे थे, मरे थे, तो ये याद रखना कटनी जो है अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु। ठीक है, अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कटनी जिले का करौंदी गांव जो है, करौंदी गांव जो है ये याद रखना अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। और इस करौंदी जिले, करौंदी गांव का नाम ही मनोहर, मनोहर गांव रखा गया है। किसके नाम पे? राम मनोहर लोहिया के नाम पे। किसके नाम पे? राम मनोहर लोहिया के नाम पे। इतना याद रहेगा। तो अविभाजित ऐसे लिंक कीजिए, नहीं तो ये रटोगे ना, याद नहीं होंगे। जिस समय विभाजन हो रहा था लोग एक दूसरे को काट रहे थे, तो कटनी जिस समय विभाजन नहीं हुआ उससे पहले क्या नाम होगा? अविभाजित। ठीक है, अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु याद रहेगा। अब देखिए, अपना अखंड भारत था जिसमें पूरा ये अपना भारत म्यांमार वाला ये पूरा एरिया फैला था। तो अखंड, अखंड भारत में तो हर तरह के लोग रहेंगे, अच्छे भी रहेंगे, बेतुके भी। तो बैतूल, बैतूल का बरसाली गांव जो है ये याद रखना अखंड भारत का केंद्र बिंदु है। याद रहेगा। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कटनी, अखंड भारत का केंद्र बिंदु बैतूल का बरसाली। सागर, सागर आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु। ठीक है, एमपी का केंद्र बिंदु जो है ये सागर हो जाएगा। और एमपी का जो सागर है उसे भारत का हृदय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का हृदय भी कहा जाता है। याद रहेगा। इसके अलावा उज्जैन, उज्जैन तो हो ही गया विश्व का। और विदिशा, विदिशा आपको ध्यान रखना है दोस्तों वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु है। ठीक है, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा, जबकि अविभाजित भारत का कटनी, अखंड भारत का बैतूल, मध्य प्रदेश का सागर, पृथ्वी का केंद्र बिंदु उज्जैन, और विदिशा भारत का केंद्र बिंदु हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? हाँ, इसके अलावा कटनी, कटनी जिला जो है चूना पत्थर के लिए फेमस है, तो इसे चूना नगरी कहा जाता है। कटनी जिले की कुछ चीजें याद रखिए। देखिए, इसको ऐसे लिंक कीजिए। कटनी से एक लड़का था, इसने अपने हाथ की नस काट ली, अपने हाथ की नस काट ली। और क्यों काटी? अपनी जान के लिए। तो जान से याद रखना कमला जान। कमला जान जो है ये कटनी की। और कमला जान इसलिए फेमस है क्योंकि ये सबसे पहले ट्रांसजेंडर महापौर बनी थी। ठीक है, सागर से। तो अपनी जान के लिए हाथ की नस काट ली, पर अब हाथ अब क्या होगा? बन बनाएगा, झंझना आएगा। तो झंझना से याद रखना जिंजरी सैलासरे, जिंजरी सैलासरे। तो इसने क्या किया? हाथ को जल्दी से कैन में डाल दिया। तो कैन, कैन से याद रखना कैन नदी भी कटनी से निकलती है। ठीक है, कैन नदी भी कटनी से निकलती है। और फिर ये जीत गया तो विजय, तो विजय राघवगढ़ का किला भी आपको याद रखना है कटनी में हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रहेगा। और दोस्तों अब ये गया पान वाले के यहाँ और इसे अपनी एक्स की याद आ गई, इसे अपनी एक्स की याद आ गई। क्यों आ गई? तो जब पान वाले ने कहा कि साहब कितना चूना लगाऊं, तो इसे अपनी एक्स की याद आ गई। ठीक है, तो याद रखना चूना नगरी भी कटनी को कहा जाता है। और पान से याद रखना कटनी के बिलहरी के पान भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा याद रहेगा। कटनी, चूना नगरी, इसके अलावा कमला जान यहीं की है, जिंजरी सलासरे यहीं है, कैन नदी यहां से निकलती है, विजय राघवगढ़ का किला, बिलहरी पान और चूना नगरी। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। बैतूल, बैतूल ग्रेफाइट के उत्पादन के लिए। सारणी ताप विद्युत केंद्र यहीं पर हो जाएगा। कालीबीत अभ्यारण्य आपको बैतूल में ही देखने को मिल जाएगा। और बैतूल में याद रखना कोरकू, कोरकू जनजाति भी आपको बैतूल में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, याद रखना। सागर और भी सारी चीजें अपन थोड़ा थोड़ा जानते रहेंगे। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। मध्य प्रदेश की राजकीय महासीर मछली जो है इससे किस प्रजाति से संबंधित है? ये चित्रा, टोर, बटागोर या फिर टेक्टोना? बताइए फटाफट। पान वाला ने कहा साहब कितना चूना लगाऊं? दोस्तों हंसते मुस्कुराते हुए चीजें याद करनी है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, पर जीवन में हमेशा खुशी रहना है, खुश रहना है। हाँ तो देखिए दोस्तों, महासीर, महासीर प्रजाति की अपनी राजकीय मछली कौन सी है? महासीर प्रजाति की मछली है। और ये महासीर प्रजाति की मछली का साइंटिफिक नेम आपको याद रखना, टोर प्यूटिटोरा। क्या? टोर प्यूटिटोरा। इसको लिंक कीजिए, कैसे याद रखें? तो तोड़ दिया अमन ने, इसकी ब्यूटी बिगाड़ दी, तोड़ दिया ब्यूटी, टोर प्यूटिटोर, प्यूटिटोर प्यूटिटोरा हो जाएगा, ठीक है। और इसको राजकीय महासीर, महासीर प्रजाति की मछली को राजकीय मछली का दर्जा कब दिया? 2 बिल्डिंगों पर रख दी, तो 2011 में इसको महासीर प्रजाति की जो मछली है इसको राजकीय मछली का दर्जा दे दिया। अब ये जो मछली है ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये नर्मदा नदी में पाई जाती है। किसमें? नर्मदा नदी में पाई जाती है। और साथ ही साथ याद रखना, इसका प्रजनन केंद्र खरगोन जिले के बड़वाह में हो जाएगा, ठीक है। खरगोन जिले के बड़वाह में इस महासीर, महान बड़ी है ना, महान मछली है तो बड़ी बड़ी बड़वाह में प्रजनन केंद्र हो जाएगा, ठीक है। महासीर प्रजाति की मछली को मामा जी ने इसलिए राजकीय मछली का दर्जा दिया क्योंकि ये मछली जो है विलुप्त हो रही है। अब राजकीय मछली का दर्जा दिया जाएगा तो इसका संरक्षण होगा, इसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और कहा जाता है कि इधर निमाड़ साइड इस मछली को पूजा भी जाता है, ठीक है। तो ये इतना आप सभी को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। मध्य प्रदेश के राजकीय गान जो है इसके रचनाकार कौन है? मध्य प्रदेश का राजकीय गान जो है इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। बताइए फटाफट। और आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि क्लास आपको जैसी भी लगे फीडबैक देना, जिससे मैं बदलाव कर सकूं और बेस्ट से बेस्ट। आप चाहते हो स्पीड हो, धीरे हो, तेज हो, ठीक है, सब बताना आप। तो राजकीय गान के रचनाकार कौन है? महेश श्रीवास्तव। कौन हो जाएंगे? महेश श्रीवास्तव। तो महेश श्रीवास्तव जो है ये आपको याद रखना राजकीय गान के रचनाकार हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना। और अपना राजकीय गान मेरा मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मेरा मध्य प्रदेश हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसको आवाज किसने दी थी? संगीत लिखा तो इन्होंने था, महेश श्रीवास्तव ने। आवाज किसने दी? शांतनु मुखर्जी ने। संगीतकार कौन हो जाएंगे? सुनील जाट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि ये जो महेश श्रीवास्तव है ना, इन्हें 2012 में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार मिला। कौन सा मिला? गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार हो जाएगा। और प्रश्न एक बार एमपीपीएससी प्री में पूछा गया था कि गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि इस पुरस्कार की शुरुआत 2007 में हो गई, यानी 7 मिलके पत्रकारिता के क्षेत्र में देंगे। तो अब दोस्तों ये पूछ लिया पत्रकारिता, तो इसका मतलब अपन समझ सकते हैं कि जो महेश श्रीवास्तव क्या थे? पत्रकार थे, तभी तो मिला है। तो आपको याद रखना महेश श्रीवास्तव जो है पत्रकार थे। दिमाग में चीजें लिंक करनी चाहिए। अच्छा, इनको मिला है पत्रकारिता, इसका मतलब ये पत्रकार थे। तो कभी कभार लिखने को प्रश्न आ जाए, ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसके अलावा देखिए, हाँ, इसके अलावा आप जानते हो दोस्तों, ये बाल कवि बैरागी, बाल कवि बैरागी जी का याद रखना प्रश्न पूछा गया था एमपीपीएससी प्री में, ठीक है। बाल कवि बैरागी जी अपने मध्य प्रदेश के नीमच के हो जाएंगे। कुछ किताबों में आपको मंदसौर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इनका वास्तविक नाम था नंदराम दास, नंदराम दास। इन्होंने राष्ट्रभक्ति के ऊपर कुछ वो लिखी है, रचनाएं लिखी है, ठीक है। तो बताऊं मैं कुछ रचनाएं। देखो, बाल कवि थे बैरागी जी, इन्होंने कही मैं 2 टूक बात कहूंगा। चांद में है धब्बा, सब में धब्बा होता है, तो चांद में धब्बा, ठीक है। तुम जो बच्चे हो वो भावी रक्षक देश के, भावी रक्षक देश के। और मैं तो अपनी गंद बेचूंगा नहीं, अपनी गंद नहीं बेचूंगा, ठीक है। और गन्ने मेरे भाई अपनी गंद नहीं बेचूंगा, तो गन्ने मेरे भाई अपनी गंद नहीं बेचूंगा, भावी रक्षक देश के, 2 टूक, चांद में धब्बा, ये सारी रचनाएं बाल कवि बैरागी जी की हो जाएंगी, ठीक है। ये एमपीपीएससी प्री में प्रश्न पूछा गया और ये राजकीय गान वाला एमपीएसआई 2012 में आया। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म पता है दोस्तों कहाँ हुआ? होशंगाबाद। अच्छा, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जिससे 5-6 चीजें आपको याद रह जाएगी। अच्छा देखिए, लॉकडाउन का समय था। लॉकडाउन के समय में जो ये छोटा सा बच्चा है, ये अपने पप्पा से कह रहा था, पप्पा पप्पा मुझे जाना है गांव में। पप्पा जी ने कही कि तू अगर गांव गया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा और फिर तुझे होश नहीं आएगा।
अब बच्चा बच्चा है, क्या वो रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो इससे आपको याद रखना है होशंगाबाद का जो आगर गांव है वो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। होशंगाबाद का जो आगर गांव है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। याद रहेगा। तो टंगस्टन जो बल्ब का फिलामेंट होता है ना, याद करो बल्ब के फिलामेंट, जो बचपन में आप बल्ब के फिलामेंट को टूट जाता था तो जोड़ने का प्रयास करते थे। कभी लट्टू फूट जाता था तो लट्टू फोड़ के उसको बल्ब के फिलामेंट को जोड़ देते थे, फिर लगाते थे होल्डर में, और जैसे ही चालू करते थे भप, ठीक है। तो ये वही टंगस्टन है जो बल्ब का फिलामेंट बनता है, ठीक है। और होशंगाबाद का कौन सा गांव फेमस है? आगर गांव। किसके लिए? टंगस्टन के लिए, ठीक है। अब दोस्तों ये गांव में गया, अब गांव में गया तो पिताजी आगे, ये आगे आगे, पिताजी पीछे पीछे, दोनों फुल फॉर्म में। तो वुल्फ फॉर्म, ये वुल्फ फॉर्म का अयस्क हो जाएगा, याद रखना कौन सा? टंगस्टन, ठीक है। अच्छा, जब पिताजी ने कुटाई की तो साथ में माताजी भी तो कहती है कि चलो 2-3 हाथ तो मैं भी गर्म कर देती हूँ। तो माताजी ने इसके ऊपर तवा फेंक के मारा। तो तवा से याद रखना, तवा नदी भी होशंगाबाद से निकलती है। टंगस्टन के लिए आगर गांव भी होशंगाबाद में है। अब जब माताजी ने तवा फेंक के मारा तब माताजी ने भवानी माता का रूप लिया। हाँ, तो भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी माता शंकर भगवान की वाइफ, तो हरिशंकर। और फिर आप बताइए दोस्तों, पहले माता भवानी माता का रूप लेके धड़ाम से तवा मारा तो सर के घुमड़ा बन गया। बड़ा सा घुमड़े बनते रहते थे ना बचपन में, वो घुमड़ा बन गया। और फिर जो है माताजी ने दोस्तों कुटाई करके बाद फिर माताजी क्या करती हैं? माखन लगाती हैं कि हाँ मेरा बेटा कोई दिक्कत नहीं है जो है, तो माखन लाल चतुर्वेदी। तो ये तीनों लेखकों का जन्म कहां पर हुआ? होशंगाबाद में। देखिए ये लिंक थी उसके लिए जिनको बेचारों को याद नहीं होता, और जिनको कॉन्सेप्चुअली याद है तो कोई टेंशन नहीं है। तो माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई, भवानी प्रसाद मिश्र, तीनों का जन्म कहां पर हुआ? होशंगाबाद में। और क्या है होशंगाबाद में? टंगस्टन, आगर गांव। और क्या है? तवा नदी भी होशंगाबाद से ही निकलती है। समझ में आ गया? माखनलाल चतुर्वेदी की कुछ रचनाएं याद रखना। हिम किरीटनी, कौन सी किरीटनी? हिम किरीटनी। इस हिम किरीटनी के लिए इन्हें देव पुरस्कार मिला, ठीक है। हिम तरंगिणी, कौन सी तरंगिणी? हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कब मिला दोस्तों? तो 1955 में, ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा पद्म भूषण पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। क्वेश्चन पूछे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न। दूसरा कौन सा है? तो पद्म विभूषण, विभूषण, ठीक है, ये दूसरा है। फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो जैसे नाम छोटा सम्मान छोटा। तो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को, ठीक है। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी ने सागर के रतौन में आपको याद रखना है कसाई खाना आंदोलन की शुरुआत की थी। किसकी की थी? कसाई खाना आंदोलन की शुरुआत की थी। कब? 1920 में। कब की थी? 1920 में। पता है ये क्या थी? एक फैक्ट्री थी अंग्रेजों की जो कि सागर के रतौन में कसाई खाना खोलना चाहती थी। तो इसी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी ने क्या किया था दोस्तों? आंदोलन किया था, ठीक है। इसके अलावा पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा जो है ये भी इन्हीं की रचना हो जाएगी। इतनी याद रखना, ठीक है। वैसे तो बहुत है, बहुत सारी रचनाएं। माता हो जाएगी, मरण ज्वर हो जाएगी, अमीर इरादे गरीब इरादे हो जाएंगे, कृष्ण अर्जुन युद्ध हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारी है, पर आपको ये इतनी महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? चंबल, उत्तरी, ताप्ती, दक्षिणी, मैकाल पर्वत, पूर्वी, उपरोक्त सभी। बताइए। फटाफट बताइए दोस्तों। तो मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म बिल्कुल सही है? तो देखिए ये है अपना एमपी। चंबल नदी कहां से निकलती है? इंदौर के मऊ की जानापाव पहाड़ी से। चंबल नदी कहां से निकलती है? इंदौर के मऊ की जानापाव पहाड़ी से निकलती है, और ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? चंबल नदी। 965 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना है। इस चंबल नदी पर आपको याद रखना गांधी सागर जल विद्युत परियोजना, गांधी सागर जल विद्युत परियोजना, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये तीनों परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जितनी भी बिजली होती है 50% राजस्थान, 50% एमपी रखता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर चंबल नदी जाती है इधर, इधर ये चंबल संभाग से होके निकलती है। तो क्या उत्तरी हिस्से से निकलती है? हाँ, तो मध्य प्रदेश की उत्तरी हिस्सा। अब आइए ताप्ती। ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई से। ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई, ऐसे याद रखो। बेतू कैसे लोग तपते रहते हैं बाहर अपन देखते हैं ना, तो ताप्ती नदी बैतूल जिले के
मुल्ताई से हो जाएगी। और ये दक्षिणी सीमा बनाती है, हाँ इधर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। चंबल उत्तरी सही है, ताप्ती दक्षिणी सही है। मैकाल पर्वत आइए। अब ये देखिए दोस्तों, ये है सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश जो कि एक ब्लॉक पर्वत है। ये क्या है? सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश जो कि एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत समझते हो? तो सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश है। अब ये जो सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश है इसे 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। इधर है राजपीपला श्रेणी की पहाड़ियां, इधर है ग्वालीगढ़ और महादेव पहाड़ियां यानी मध्य श्रेणी की पहाड़ियां, और इधर मैकल श्रेणी की पहाड़ियां। इधर है मैकल श्रेणी की पहाड़ियां। एक बार एमपीपीएससी 2019 में प्रश्न पूछा गया कि सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश की पहाड़ियों का क्रम बताइए। सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश की पहाड़ियों का क्रम बताइए। इधर पश्चिम से पूर्व पूछा, तो सबसे पहले राजपीपला, फिर याद रखना मध्य श्रेणी और फिर मैकल श्रेणी। ये प्रश्न पूछा गया। कैसे याद रखें? इधर है, इधर एक जिला है आपको पता है बड़वानी। अब बड़े बड़े लोग राज करते हैं, हाँ तो ऐसे लिंक करो, बड़वानी साइड राजपीपला श्रेणी की साइड, फिर महादेव और ग्वालीगढ़, महादेव और ग्वालीगढ़, और फिर आपको याद रखना है मैकल श्रेणी की पहाड़ियां। ठीक है, फिर आपको याद रखना है मैकल श्रेणी की पहाड़ियां हो जाएंगी। तो राजपीपला श्रेणी की पहाड़ियां, मैकल, ये मध्य पहाड़ियां और मैकल श्रेणी की पहाड़ियां। तो मैकल श्रेणी की पहाड़ियां किधर है? पूर्वी हिस्से में। इसी मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में अमरकंटक है, और इसी अमरकंटक से आपको ध्यान रखना है 3 नदियां निकलती है, नर्मदा, सोन, जोहिला। नर्मदा, सोन, जोहिला, नर्मदा, सोन, जोहिला। इतना याद आ गया? तो क्वेश्चन पूछे कि किस पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है? तो मैकल श्रेणी की पहाड़ी से। कहां से निकलती है? अमरकंटक के पठार से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अमरकंटक के पठार से। तो प्रश्न किस तरह का आता है ये आपको ध्यान रखना है। समझ रहे हो? ये पूरा पहाड़ी समूह है। हालांकि अपना एमपी कैसा है? पठारी प्रदेश है, पर अपने एमपी में 2 विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियां निकलती है। अब आपके मन में डाउट होगा, सर ये पूरा पठारी प्रदेश है तो यहाँ पहाड़ियां कैसी बन गई? आते हैं कि नहीं आते डाउट? सर डाउट का तो क्या ही है, हम तो पढ़ लेते हैं थोड़ा मोड़ा, वही बहुत है, थोड़ा मोड़ा याद हो जाता है, हमें उसी में खुश है हम। डाउट वाउट का हमें पता नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, हाँ अमरकंटक को 2005 में पवित्र नगरी। तो इसका मतलब क्या होगा? सारे ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, सारे ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होंगे। कोई भी डाउट हो आप पूछ लिया करो बेझिझक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? भारत का शीश, भारत माता, भारत का दिल, या फिर महाकौशल? केजीएस में अभी प्री का कोर्स चल रहा है, मेंस का कोर्स शुरू होगा जून में, तब सारी चीजें होंगी। ठीक है, इतना माइंड ही नहीं चलता, सही बात है। हाँ थोड़ा मोड़ा याद हो जाए सर, सिलेक्शन हो जाए, बहुत है बस। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति पढ़ रहे हैं अपन, क्यों? कि बस है पढ़ाई करनी है, काहे के लिए? सिलेक्शन लेने के लिए। क्या होता है, क्यों होता है, उसको भाड़ में जान दो। तो मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? भारत का दिल, सी ऑप्शन, भारत का दिल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अपना मध्य प्रदेश भारत के हृदय उसमें मध्य में स्थित है, और अपना हृदय भी यहाँ मध्य में स्थित है, इसीलिए मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश में पहाड़ियां हैं, विंध्याचल, सतपुड़ा पहाड़ियां, नदियां यहीं से निकलती है, सारी चीजें। तो जिस तरह धमनी और सिराएं बहती हैं हृदय से, इसी तरह अपने मध्य प्रदेश में नदियां बहती हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। ठीक है, भारत का हृदय कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो है किस राज्य को स्पर्श करती है? ब्रैकेट में लिख लीजिए क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार बताइए। और ये पूछा गया डेयरी फेडरेशन 2016 में। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। अपना मध्य प्रदेश जो है बताइए फटाफट, अपना मध्य प्रदेश जो है इसकी सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? ब्रैकेट में मैंने लिख दिया क्षेत्रफल के अनुसार। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ये ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का हो सकता है गलत हो। तो देखिए अपना एमपी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आपको पहली बात तो एक प्रश्न में और पूछना चाहूंगा कि 1956 में एमपी जो है कितने राज्यों की सीमा को छूता था? अच्छे से बताना दोस्तों, सोच समझ के। 1956 में अपना एमपी कितने राज्यों की सीमा को छूता था? क्योंकि 1956 में, आप बताइए 1958 में
1958 में बताइए कितने राज्यों की सीमा को छूता था? नाइनटीन 58 में अपना मध्य प्रदेश जो है, याद रखना, 6 राज्यों की सीमा को, 7 तो नहीं बता रहा है ना कोई, 7 कब हुए थे? 1960 में हुए थे, ठीक है। तो 1956 से 1960 तक 6 राज्य, फिर 1960 से 2000 तक 7 राज्य, और फिर 2000 से वर्तमान तक 5 राज्य, ठीक है। कोई भी गलत नहीं बताएगा। 7 जो बता रहा है ध्यान रखना, 7 जो बता रहा है मुझे लग रहा है उसने पढ़ाई नहीं की है। टाइम कितना हो गया? अरे प्रश्न कराने बहुत ज्यादा। हाँ तो देखिए दोस्तों, याद रखना, राजस्थान सबसे ज्यादा सीमा क्षेत्रफल के अनुसार आपसे पूछे, राजस्थान से छूता है। राजस्थान से 1600 किलोमीटर की सीमा छूता है, ये ध्यान रखना। जबकि जिलों के अनुसार आपसे प्रश्न पूछे, यूपी के योगी से पंगा लेंगे तो किसका घाटा? 13 याद रखना, 13 जिले जो है यूपी की सीमा को छूते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा को आपको ध्यान रखना है, कितने जिले? 7 जिले छूते हैं। महाराष्ट्र के सेलिब्रिटी अपने पास आने देंगे? नहीं, नो 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 नो। राजस्थान में 10 बहाने बना के हिलने जाएंगे, 10 जिले, और गुजरात की सीमा को 2 जिले हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस राज्य की सीमा को छूते हैं? आसान प्रश्न बता पाओगे? मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस राज्य की सीमा को छूते हैं? मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस राज्य की सीमा को छूते हैं? सबसे ज्यादा अभी बताया, तो सभी के बताइए पहले तो। गुजरात के कितने छूते हैं? मतलब गुजरात को कितने जिले छूते हैं? राजस्थान को कितने छूते हैं? महाराष्ट्र को कितने छूते हैं? यूपी को कितने छूते हैं? सबसे ज्यादा जिले अभी बताया था उत्तर प्रदेश, और ये क्वेश्चन एमपी कांस्टेबल 2016 में पूछा गया है, ठीक है। एमपी कांस्टेबल 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो यूपी की सीमा को, यूपी के योगी बाबा से पंगा लोगे, किसका घाटा? 13 घाटा, 13, तो 13 जिले यूपी की सीमा को सबसे ज्यादा। महाराष्ट्र के सेलिब्रिटी अपने पास आने देंगे? नहीं, नो नो नो। राजस्थान में 10 बहाने, 10, और गुजरात की सीमा को 2 जिले। अच्छा, कोई बताना चाहेगा गुजरात की सीमा को कौन से 2 जिले छूते हैं? गुजरात की सीमा को कौन से 2 जिले छूते हैं? थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो बता पाओगे। याद करो, इधर वाले 2 जिले, झाबुआ अलीराजपुर, झाबुआ अलीराजपुर, झाबुआ अलीराजपुर, ये किस राज्य की सीमा को छूते हैं? यूपी की सीमा को, ठीक है। इसमें अलीराजपुर, सॉरी किसकी, गुजरात की सीमा को छूते हैं, यूपी नहीं, यूपी में भूल गया गलती से। ये किस राज्य की सीमा को छूते हैं? गुजरात की सीमा को छूते हैं। कौन कौन से? झाबुआ अलीराजपुर, ठीक है। झाबुआ अलीराजपुर हो जाएंगे, जो कि गुजरात की सीमा को छूते हैं, गुजरात की सीमा को। अलीराजपुर जो है ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को, झाबुआ जो है वो गुजरात और राजस्थान की सीमा को, ठीक है। झाबुआ अलीराजपुर, याद रहेगा थोड़ा थोड़ा। चलिए ग्रेट, बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश के किस गांव को भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव कहा जाता है? बताइए, विच विलेज इज कॉल्ड द विलेज ऑफ द ज्योग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया ऑफ एमपी? बताइए। ये एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन 2016 में पूछा गया, असिस्टेंट ग्रुप 4 में 2016 में पूछा गया। बताइए, मध्य प्रदेश के किस गांव को भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव कहा जाता है? तो अविभाजित भारत का यदि आपसे क्वेश्चन पूछे, कटनी का करौंदी, कटनी का करौंदी। और करौंदी को किस नाम से जाना जाता है? कटनी का नया नाम क्या है? 1988 में बनाया गया मनोहर गांव। कौन सा गांव? मनोहर गांव। किसके नाम पे? राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया जी के नाम पे इसका नाम मनोहर गांव रख दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य कब स्थापित किया गया? ये MPASI 2017 में पूछा गया। 11 दिसंबर 1853, 13 मार्च 1854, 1 फरवरी 1855 या 13 दिसंबर 1858? ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य कब स्थापित किया गया? तो याद रखना, देखिए हालांकि कर तो 11 दिसंबर 1853 को ही कर दिया था। कब आ गए थे? अंग्रेजों ने नागपुर को, अंग्रेजों ने जो नागपुर वाला एरिया है, इस नागपुर को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट, 1853 में ही, ठीक है, 1853 में ही नागपुर को मिला लिया था। पर आपको याद रखना है 13 मार्च 1854, 13 मार्च 1854 को, मतलब वैधानिक रूप से देखा जाए तब नागपुर को मिलाया था, ठीक है। मिला तो लिया सब कब? 1853 में, पर
वैधानिक रूप से कि घोषणा कर दी कि हमारा आज से नागपुर हमारा है। ठीक है, याद रखना। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, सेंट्रल प्रोविंस की कौन सी एकमात्र रियासत जो है वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है? खैरागढ़, सरगुजा, थोड़ई खदान या फिर मकड़ाई? बताइए, सेंट्रल प्रोविंस यानी सीपी बरार, सीपी बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की कौन सी एकमात्र रियासत जो है ये वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है? ये क्वेश्चन एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 और आईटीआई टीओ 2013 में पूछा गया। फटाफट बताइए सभी स्टूडेंट्स, सभी छात्र बताइए कृपया। तो आपको याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश के हरदा, हरदा जिले से, ठीक है, हर तरह से हमें दर्द हो रहा था फिर भी कुछ मकड़े आ गए, मकड़े, मकड़े याद रखना, मकड़ाई। तो एकमात्र मकड़ाई रियासत थी जो कि सेंट्रल प्रोविंस की रियासत थी, जो कि अपने मध्य प्रदेश में आई। ठीक है, जो कि अपने मध्य प्रदेश में आ गई थी, यानी मध्य प्रदेश में सम्मिलित हो गई। ज्यादातर कहां चली गई? महाराष्ट्र में चली गई। ठीक है, ये याद रखना है। तो मकड़ाई रियासत याद रखना, और मकड़ाई का किला भी यहीं पर है जो कि राजा मकरंद शाह ने बनवाया था। ठीक है, पिंडारियों के आक्रमण से बचने के लिए। समझ में आ गया? अच्छा, ये समझते हो ना, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार यानी जिस समय अपना भारत आजाद हुआ था, ठीक है, जिस समय अपना भारत जो है आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय मध्य प्रदेश नाम से कोई भी राज्य नहीं था। अपना मध्य प्रदेश था ऐसा, जैसे ये समझिए, ये अपना एमपी था। ठीक है, जिसमें ये था, ये पूरा मतलब एक तरह से सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था और कुछ रियासतें थी। पर जब अपना भारत आजाद हुआ उसके बाद इस पूरे एरिया को मध्य भारत बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया गया? मध्य भारत बनाया गया। क्या बनाया गया? मध्य भारत बनाया गया। इसको विंध्य प्रदेश बनाया गया। ये यहाँ पे विंध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, विंध्य प्रदेश हो जाएगा, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। ये भोपाल हो जाएगा। ठीक है, ये भोपाल हो जाएगा, और जितना भी जो बचा है वो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सीपी बरार। तो सबसे ज्यादा एरिया सीपी बरार का था, इसीलिए जब अपना मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को नहीं बना था, उससे पहले पूरे एमपी वाला एरिया क्या कहलाता था? सीपी बरार। क्या कहलाता था? सीपी बरार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखिए, मध्य प्रदेश के उस समय कितने भागों में बांटा गया था? 4। कौन कौन से? मध्य भारत, भोपाल, विंध्य प्रदेश, सीपी बरार। मध्य भारत, भोपाल, विंध्य प्रदेश, सीपी बरार। पर आपको याद रखना है, भारत की आजादी के बाद, अब एक नई कहानी सुनो, भारत की आजादी के बाद रियासतें बहुत सारी थी, ब्रिटिश प्रांत भी थे जिन पर ब्रिटिशर्स प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे। तो बहुत सारी रियासतें थी, बहुत सारे प्रांत थे। अब ऐसी व्यवस्था चलाने के लिए भारतीयों के सामने समस्या आएगी, तो पूरे भारत को 4 भागों में बांटा गया। पार्ट ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी, डी हो जाएगा। ठीक है, अब इस पार्ट ए में पता है किसको रखेंगे? जिन पर ब्रिटिशर्स का प्रत्यक्ष रूप से शासन था, जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स का प्रत्यक्ष रूप से शासन था। अपना एमपी का कोई हिस्सा था जिन पर ब्रिटिशर्स का प्रत्यक्ष रूप से शासन था? हाँ, ये सीपी बरार था। तो सीपी बरार को पार्ट ए में रखा गया। आप समझ गए ना, पार्ट ए में सीपी बरार को क्यों रखा गया? पार्ट बी में बड़ी बड़ी देशी रियासतों को रखा गया। तो मध्य भारत, पूरा मध्य भारत बनाया, उसमें कुछ प्रमुख प्रमुख देशी बड़ी रियासतें थी, जैसे सिंधिया, होलकर, सिंधिया, होलकर। ठीक है, उसके बाद पार्ट सी में छोटी छोटी रियासतों को रखा गया, जैसे विंध्य प्रदेश, और आगे जाके भोपाल को भी पार्ट सी में रखा गया। तो भारत के स्तर पे थे ये पार्ट ए, बी, सी, डी। इसमें पार्ट ए में और भी सारे ब्रिटिश प्रांत आएंगे, पर अपन एमपी पढ़ रहे हैं तो एमपी वाले पढ़ेंगे। और फिर पार्ट डी में, पार्ट डी में उसको रखा जाएगा जो दोस्तों भारत ने अर्जित किया हो। क्या भारत ने एमपी का कोई ऐसा हिस्सा था जो अर्जित किया? नहीं था। तो इसीलिए पार्ट डी में एमपी का कोई हिस्सा नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि पार्ट डी नहीं होगा, पार्ट डी तो था। तो समझ गया आ गया कि कितने पार्टों में अपने एमपी था? वैसे ये 4 पार्टों में बटा हुआ है, पर कितने पार्टों में शामिल किया गया? 3 में, ए, बी, सी में। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए अब आगे देखिए। हाँ, अब नेक्स्ट प्रश्न बताइए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो मध्य भारत का गठन हुआ था, मध्य भारत का गठन कब किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया एमपीएसआई 2017 में। ठीक है, 22 अप्रैल 1948, 28 मई 1948, 28 अप्रैल 1948 या फिर 22 मई 1948? बताइए फटाफट दोस्तों। अब क्या बताऊं मैं, मेरी क्लास थी 8:30 बजे। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, आप जा सकते हो, अब और क्या बोलूंगा।
तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य भारत जो है इसका गठन कब किया गया? तो मध्य भारत का गठन याद रखना 28 मई 1948 को किया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा डेट आपको याद रखनी है। मध्य भारत मतलब समझ रहे हो ना, ये अपना एमपी है। ये मध्य भारत बना कब और बनेगा कैसे? देसी देसी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल इकट्ठा करेंगे, उन्हें समझाएंगे, कहेंगे भारत में मिलो, मिलके फिर ये बनाया गया मध्य भारत। फिर उसको पार्ट बी में पटका गया। तो कब बना? 28 मई 1948। कब बना? 28 मई 1948 को हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, मध्य भारत में बड़ी बड़ी रियासतें कौन सी थी? सिंधिया, होलकर। कौन? सिंधिया, होलकर। अब इनके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? राणोजी सिंधिया। और होलकर वंश के संस्थापक कौन होंगे? मल्हार राव होलकर। कौन से होलकर? मल्हार राव होलकर। तो ये बेसिक जानकारी याद रहेगी। सर याद तो नहीं रहेगा, आप बताओ कैसे करें? तो ऐसे याद रखो, होलकर। अपन कढ़ाई में लेके बैठते हैं, अपन घर पे कढ़ाई लेके बैठते हैं, कढ़ाई में थोड़ी थोड़ी मलाई चिपकी होती है, कोई मम्मी हलवा बनाती है या खीर बनाती है, तो फिर आप कढ़ाई लेके बैठते हो और उसकी पूरी मलाई को चट कर जाते हो जब तक कि उस कढ़ाई में होल नहीं कर देते। तो होलकर मल्हाय, तो मल्हार राव होलकर, होलकर वंश के संस्थापक है। ठीक है, हालांकि इनका जन्म महाराष्ट्र के होल नामक गांव में हुआ था, इसीलिए इनको होलकर कहते हैं। ये मत लिख देना मेंस में कि मल्हार राव होलकर, होलकर वंश का संस्थापक इसलिए था क्योंकि वो एक बार कढ़ाई लेके बैठा था, कढ़ाई में उसने मलाई खा खा के होल कर दिया, इसलिए इसका नाम पड़ेगा होलकर। वो तुम्हें बस याद कराने के लिए बता रहा हूँ, पता चले मेंस में लिखे हो आप। तो ये नहीं करना, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो मल्हार राव होलकर होलकर वंश का संस्थापक है। सिंधिया वंश का राणोजी सिंधिया। और इन्हीं देशी रियासतों को मिला के मध्य भारत बनाया गया। और मध्य भारत बना कब? 28 मई 1948। ठीक है, याद रहेगा। और जब इनके साथ दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साइन किए ना, तो इनको भी कुछ ना कुछ दिया। तो राणोजी सिंधिया सिंधिया वंश के संस्थापक थे। और जिस समय ये हस्ताक्षर हुए तो उस समय सिंधिया वंश के शासक थे जीवाजीराव सिंधिया। कौन सिंधिया? जीवाजीराव सिंधिया। और जीवाजीराव सिंधिया के पास खजाना बहुत था, जो कि इन्होंने भारत सरकार को दिया। और जीवाजीराव सिंधिया को आजीवन इस मध्य भारत का राज प्रमुख बनाया। क्यों? क्योंकि ये पावरफुल थे सिंधिया। ठीक है, हाँ। और होलकरों में उसमें उस समय था यशवंत राव होलकर। तो यशवंत राव होलकर को उपराज प्रमुख बना दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया था? ये एमपी कांस्टेबल 2016 में प्रश्न पूछा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमपी कांस्टेबल 2016 में प्रश्न पूछा गया था। हाँ, और राजधानियां भी दो थी। अब बताइए ये वाला प्रश्न। अरे गजब, मध्य भारत का नेपोलियन भी यशवंत राव होलकर को कहा जाता है, जो कि होलकर वंश का एक शासक था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने अपनी राजधानी इंदौर से भानपुरा ले गया था। क्यों ले गया था, आपको पता है ये? सर एमपी का मैप कौन सा बड़ा? हाँ, तो देखिए ग्रीष्मकालीन राजधानी, यदि आपने क्लास देखी थी तो मैंने याद कराया था, नहीं है तो भी मैं अभी याद करा दूंगा। अच्छा ये बताइए, ये है अपना एमपी, ये है अपना एमपी। एमपी में ये मध्य भारत का पठार विषम जलवायु में आता है। हाँ, विषम जलवायु। और मालवा का पठार आता है सम जलवायु। इसका मतलब यहाँ गर्मियों में नॉर्मल गर्मी पड़ेगी। ठीक है, नॉर्मल गर्मी। और सर्दियों में यहाँ पर नॉर्मल सर्दी पड़ेगी। ठीक है, नॉर्मल सर्दी पड़ेगी। तो सर्दियों में नॉर्मल सर्दी, गर्मियों में नॉर्मल गर्मी। अब ये बताइए आप दोस्तों, देखिए लोग सर्दी तो झेल लेंगे रजाई वजाई ओढ़ के, गर्मी झेल पाओगे? गर्मी नहीं झेल पाओगे, क्योंकि गर्मी झेलेगी नहीं। तो अब गर्मी, यदि कि गर्मी की राजधानी इसे बना देते ग्वालियर को, तो समस्या हो जाती। वहां बनाओ ना मालवा में, अच्छा आराम से गर्मी में भी काम करवाएंगे। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी हमेशा याद रखना इंदौर होगी। याद रहेगा ना? ये बच्चे बहुत भूलते हैं कि सर हम ग्रीष्मकालीन शीतकालीन में हर बार कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसा कोई तरीका बता दो जिससे याद रहे। याद रहेगा, मालवा की जलवायु अच्छी है, सर्दियां तो अपन झेल लेंगे कहीं भी रह के, पर आपको ध्यान रखना है ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर हो जाएगी। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी हो जाएगी? इंदौर हो जाएगी। और शीतकालीन राजधानी ग्वालियर हो जाएगी। और 6 माह राजधानी थी, हालांकि 6.5 माह ग्वालियर थी, 5.5 माह इंदौर हो जाएगी। अच्छा बताइए, सिंधिया वंश के अंतिम शासक कौन थे और होलकर वंश के अंतिम शासक कौन थे? अभी अभी मैंने बताया था। सिंधिया वंश के अंतिम शासक कौन थे, होलकर वंश के अंतिम शासक कौन थे? हाँ, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त।
कोई भी खरीद लो मैप। हाँ मैप ये जरूर खरीद लेना, अपने ब्लैंक पेज वाले निकलवा लेना मैप, कोशिश करना तो उसमें प्रैक्टिस भी आप करते रहो, इससे चीजें याद हो जाए, ठीक है। हाँ, सिंधिया वंश का अंतिम शासक जीवाजी राव सिंधिया, जबकि होलकर वंश के अंतिम शासक यशवंतराव होलकर द्वितीय। ठीक है, संस्थापक कौन थे सिंधिया वंश के? राणोजी सिंधिया। और होलकर वंश के संस्थापक होल करोगे क्या? मलहाई मल्हार राव होलकर। ठीक है, स्पीड से बताया कीजिए दोस्तों प्रश्न, या लिखने पे ही रहते हो कि सर लिख लेते हैं हम तो बस। चीजें सीखिए दोस्तों। आपको पता है मैं एमपीपीएससी के जो अध्यक्ष है ना, उनके पास गया था, मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कोई तरीका है क्या, कि क्योंकि स्टूडेंट्स लिखते बहुत हैं, ऐसा कोई तरीका है क्या किताब अंदर ले जाएं? उन्होंने कहा ऐसा तो कोई तरीका नहीं, कैसी बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा सर बताओ यार कुछ तो तरीका, क्योंकि बच्चे बेचारे लिखते ही रहते हैं, लिखते ही रहते हैं, जबकि उनके पास पहले से सारी चीजें लिखी हुई होगी। मध्य भारत भी पूरा लिखा हुआ होगा, सिंधिया भी लिखे हुए होंगे, होलकर भी लिखे हुए होंगे। मैंने कही कि यार कुछ तो तरीका बताओ, तो उन्होंने कहा एक तरीका है, आपके पास एक ऐसी चीज है जिसमें आप बहुत डाटा स्टोर कर सकते हो, बस तरीका सीखो स्टोर करने का। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा दिमाग। ठीक है, दिमाग। मैंने कहा अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया आपने, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने कहा ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ तो ये याद रखना, ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी होगी? गर्मियां अपन ग्वालियर की तो झेल नहीं पाएंगे, तो इंदौर हो जाएगी। ठीक है, इंदौर हो जाएगी ग्रीष्मकालीन राजधानी, जबकि ग्वालियर फिर कौन सी होगी? शीतकालीन राजधानी होगी। किसकी? मध्य भारत की बता रहा हूं मैं, ये मध्य भारत की, मध्य प्रदेश की मत पढ़ लेना, ये मध्य भारत वो एरिया है जो कि 1956 से पहले था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भोपाल राज्य को भारतीय संघ में कब मिलाया गया? भोपाल राज्य को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया, बताइए फटाफट। अरे मजाक कर रहे हैं, सही में थोड़ी खाए थे। बच्चे सीरियस हो जाते हैं, अरे सर आप सही में चले गए थे क्या? भोपाल को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया? देखिए भोपाल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सुनते रहिए दोस्तों चीजों को, नोट आपके पास पहले से, यहाँ अपन प्रैक्टिस करने आए, चीजों को याद करना है, यहाँ भी लिखोगे तो कैसे दिमाग में चीजें बैठेंगी। हाँ, हालांकि किसी स्टूडेंट को लगता है कि मुझे लिखने से ही याद हो रहा है, तो फिर बेस्ट है। भोपाल याद रखना, ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश के मध्य में था जिस समय, मतलब था क्या, अभी भी ऑलमोस्ट है। प्राचीन भोपाल को आपसे क्वेश्चन पूछे किसने बसाया? राजा भोज ने। ठीक है, राजा भोज ने, भोजताल वगैरह बनवाए थे राजा भोज ने, और भोपाल को बसा दिया। और जो नवीन भोपाल है उसे बसाया था दोस्त मोहम्मद खान ने। किसने? दोस्त मोहम्मद खान। तो दोस्त मोहम्मद खान जो है भोपाल के सबसे पहले नवाब हो जाएंगे। अब यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि भोपाल के अंतिम नवाब कौन है, तो नवाब हमीदुल्ला खान। कौन हो जाएंगे? नवाब हमीदुल्ला खान हो जाएंगे। हुआ ये था दोस्तों, नवाब हमीदुल्ला खान जो कि भोपाल के अंतिम नवाब थे, इनका कोई भी इरादा नहीं था, आपको पता है, भारत में मिलने का। बार बार संपर्क में रहते थे किसके? मोहम्मद अली जिन्ना के। मोहम्मद अली जिन्ना से मिलते रहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना को प्रॉमिस भी कर दिया था, प्रॉमिस भी कर दिया था कि आप टेंशन मत लीजिए, हम पाकिस्तान में ही आएंगे। और जो जनता थी ना भोपाल की, उससे कहते थे कि अरे अपन स्वतंत्र रहेंगे, हम क्या रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे, क्योंकि अंग्रेज हो ना, अंग्रेज हमें कह के गए देशी रियासतों के पास पावर है कि वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ? 1948 में, 1948 में भोपाल की जनता ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, विद्रोह कर दिया। नई राह नामक अखबार में भी प्रकाशन छपवाया, तो आपको याद रखना है नवाब ने वो बंद करवा दिया। तो फिर ये बात पहुंची सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवाब हमीदुल्ला खान से कही, क्यों रे तेरे सर में जुए है क्या? उसने कहा यहाँ एक जू है, तो एक जुए से जू, तो जोर से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मारी और वो जू मर गई। फिर पूछा जू है? उन्होंने कहा नहीं, नो नो नो। तो 1 जून 1949 को, ये डेट जरूर याद रखना, भोपाल को भारतीय संघ में मिलाया गया। और प्रश्न भी पूछा गया है, एमपी कांस्टेबल 2017, एमपीएएसआई 2016 में, और हो सकता है एमपीपीएससी 2023 पूछ ले। तो कहाँ 1 जून है? हाँ बिल्कुल, ये ऑप्शन 1 जून 1949 को भोपाल को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। ठीक है।
तो याद रहेगा ना, ये डेट जरूर याद रखना। मैं कोई भी लिंक बनवा रहा हूं उसका कुछ ना कुछ लॉजिक है। 1 जून 1949 नवाब हमीदुल्ला खां, इसका मतलब प्रश्न और भी बन सकता है। भोपाल के अंतिम नवाब नवाब हमीदुल्ला खां। भोपाल के पहले नवाब दोस्त मोहम्मद खान। भोपाल को किसने बसाया? दोस्त मोहम्मद खान ने। प्राचीन भोपाल को राजा भोज ने। ठीक है, अब भोपाल की सबसे पहली बेगम पूछे, बेगम पूछे तो याद रखना कुदसिया बेगम या गोहर बेगम, ये भोपाल की सबसे पहली बेगम है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न बताइए फटाफट दोस्तों। भोपाल राज्य का सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन था? भोपाल राज्य का सबसे पहला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? एमपी पॉलिटी अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों। एमपी पॉलिटी जो है उसको अच्छे से पढ़ लेना, रट लेना सारी चीजें, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी वो। क्या हो गया? क्लास तो चलेगी, अभी 2-3 घंटे चलने देते हैं। भोपाल राज्य का सबसे पहला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? पंडित रविशंकर शुक्ल, केपी भार्गव, उमराव सिंह और शंकर दयाल शर्मा। ये प्रश्न पूछा गया एमपी कांस्टेबल 2016 में। जब से कांस्टेबल ऑनलाइन शुरू हुआ था ना, तब ये प्रश्न पूछा गया था कि भोपाल राज्य के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। सुनिए दोस्तों, यहां पर प्रश्न क्या है? भोपाल राज्य है, ना कि मध्य प्रदेश राज्य है। यहाँ पे प्रश्न क्या है? भोपाल राज्य ना कि मध्य प्रदेश राज्य है। समझिए दोस्तों, पहले तो रटो अच्छे से कि एमपी कब बना? 1 नवंबर 1956। एमपी कब बना? 1 नवंबर 1956। भारत कब आजाद हुआ? 1947। भारत कब आजाद हुआ? 1947। इन दोनों के बीच में भी तो एमपी में व्यवस्था चल रही होगी। हाँ बिल्कुल, व्यवस्था चल रही थी ना व्यवस्था। एमपी बना 1956, भारत आजाद हुआ 1947। इन दोनों के बीच में 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। ठीक है, इसके बीच क्या चल रही थी? कुछ ना कुछ व्यवस्था होगी एमपी में। हाँ बिल्कुल होगी। और इसके बीच में ही 1951-52 में भारत में सबसे पहले चुनाव हुए। और जब चुनाव हुए और भोपाल बन कब गया था? भोपाल को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया? डेट बताइए। भोपाल को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया? भोपाल को भारतीय संघ में आपको याद रखना है 1 जून थी, कितनी थी? 1 जून 1949 को किया गया। समझ में आया? तो 1 जून 1949 को भोपाल को भारतीय संघ में क्या किया गया? शामिल किया गया। और जब भोपाल को भारतीय संघ में 1 जून 1949 को शामिल किया गया तो उस समय नवाब कौन थे? नवाब हमीदुल्ला खान। नवाब कौन थे? नवाब हमीदुल्ला खां हो जाएंगे। बोलते जाइए दोस्तों, प्रश्न पूछा जाए तो अभी भी बताइए ये चीजें। अब हो गया दोस्तों भोपाल। अब शुरुआत में तो भोपाल में कमिश्नरी व्यवस्था चली, पर उसके बाद जब चुनाव हुए तो भोपाल के सबसे पहले मुख्यमंत्री बने शंकर दयाल शर्मा जी। कौन बने? शंकर दयाल शर्मा जी हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जब 1951-52 में चुनाव हुए थे। अब ये जो शंकर दयाल शर्मा जी है, इनकी विशेषताएं बहुत ज्यादा है। इनकी विशेषताएं याद रखना। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा जी की विशेषताएं याद रखना। भारत के 9वें राष्ट्रपति, भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन है? शंकर दयाल शर्मा जी। अपने मध्य प्रदेश से दोस्तों याद रखना, शंकर दयाल शर्मा जी जो थे भारत के 9वें राष्ट्रपति बने। 9वें राष्ट्रपति के साथ साथ 8वें उपराष्ट्रपति। ठीक है, 8वें उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पंजाब, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। पंजाब, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। तो एमपी पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखना, 9वें राष्ट्रपति, 8वें उपराष्ट्रपति, पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के राज्यपाल। बड़े बड़े पंजाबी आए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए, और बेचारे कुछ अंधे हो गए वो भी आए। तो सब ने राज्यपाल, ऐसे याद करो। ठीक है, और ये अपने मध्य प्रदेश के कहां के थे? भोपाल के। ठीक है, कहां के थे? भोपाल के। शंकर दयाल शर्मा जी। समझ में आ गया? चलिए अब आइए पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री। इसके अलावा 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, प्रांतीय चुनाव में एनबी खरे बने थे, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के प्रधानमंत्री। अब मैं प्रधानमंत्री क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उस समय जो प्रमुख होता था ना प्रांतों का, उसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। फिर एनबी खरे ने इस्तीफा दिया और उसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल बने थे सीपी बरार के। फिर भारत की आजादी के बाद वापस से पंडित रविशंकर शुक्ल बने सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के। और फिर अपना एमपी जब बना तब भी यही मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और पंडित रविशंकर शुक्ल से रिलेटेड याद रखना, इनका जन्म मध्य प्रदेश के सागर में हुआ।
साथ ही साथ इनसे रिलेटेड याद रखना, इन्हीं के लल्ला है श्यामाचरण शुक्ल। लल्ला का मतलब समझते हो ना? एक आपने वो जोक सुना होगा कि प्रपोज कैसे करना है। कम्मो जी हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, क्या आप हमारे लल्ला की माँ बनेंगी? तो कम्मो जी शर्मा जाती है और हीरो को लगता है कि कम्मो जी नाराज हो गई। तो हीरो एक और डायलॉग फेंकता है कि कम्मो जी यदि भगवान की कृपा हुई तो हम लल्लाओं की लाइन लगा देंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं वो लल्ला कह लेता हूँ। लल्ला, लल्ला मतलब पुत्र। ठीक है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र कौन है? श्यामाचरण शुक्ल यानी लल्ला। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए दोस्तों, भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? 1956 में, 1972 में, 1998 में, 1980 में? जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया, कौशल विकास संचालनालय एग्जाम 2016। और ऐसे प्रश्न को स्टूडेंट जो है हड़बड़ाहट में कर देते हैं और गलत कर देते हैं, तो आप अच्छे से सुनिए और बताइए फिर। बताइए दोस्तों, भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? तो भोपाल जो है इसको शामिल कब किया गया भारतीय संघ में? फटाफट बताइए। 1 जून 1949। कब किया गया? 1 जून 1949। भोपाल के अंतिम नवाब कौन थे? नवाब हमीदुल्ला खान। पहले नवाब कौन थे? दोस्त मोहम्मद खान। और भोपाल को 1956 में ही तो राजधानी बनी थी। अपने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कब बनी थी? 1956 में बनी थी। तो 1972 कौन लगा रहा है? मुझे पता था 1972 लगाओगे आप। उस समय सीहोर जिले की एक तहसील थी जब राजधानी बनी। हानि यानी ये अपन कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो है उसकी जब राजधानी भोपाल बनी ना, तो उस समय जो राजधानी भोपाल बनी वो जिला नहीं थी। अब जिला कब बना? जिला तो तभी बनेगा ना जब लोग साथ देंगे, तो 7-2-7-2। अब साथ देंगे तभी तो बात प्रकाश में पहुंचेगी और लोग सत्य बोलेंगे तो बनेगा। तो उस समय मुख्यमंत्री थे प्रकाश चंद्र शेट्टी और राज्यपाल थे, सत्य से याद रखना, सत्यनारायण सिन्हा। याद रहेगा। तो 1972 में भोपाल जिला बना। कब बना? 72 में। क्या बना? भोपाल जिला बना। तो 1972 में भोपाल जिला बना, जबकि भोपाल राजधानी कब बना? 1956 में बना। और 1998 में याद रखना मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले बने। कितने जिले? 16 जिले। कितने जिले? 16 जिले बने थे। और 1998 में उस समय मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। और 1980 में याद रखना है दोस्तों, कुछ बहुत सारी चीजें हुई थी, जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980। मध्य प्रदेश का तानसेन सम्मान, कालिदास सम्मान, शेखर सम्मान 1980। आदिवासी लोक कला परिषद 1980। वन्य प्रकाशन योजना 1980। और 1980 में इसके अलावा बस इतना याद रख लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए दोस्तों, मध्य प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आसान प्रश्न है। मध्य प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भालू राज्य, खरगोश राज्य, बाघ राज्य, हाथी राज्य? ये तो पता पाओगे, आसान प्रश्न है। मध्य प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को याद रखना बाघ राज्य। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बाघ रिपोर्ट के अनुसार, जो कि 2019 में आई थी, 2018 की रिपोर्ट थी, बाघ रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 526 बाघ, सबसे ज्यादा बाघ थे। ठीक है। और एमपी को तो बहुत नामों से जाना जाता है, ये याद रखना। जेल प्रहरी में कौशल विकास संचालनालय एग्जाम 2016 में पूछा गया। और एमपी को किस किस नाम से जाना जाता है? नदियों का मायका, भारत का हृदय, बाघ राज्य, तेंदुआ राज्य, चीता राज्य, सोया प्रदेश। ठीक है, बहुत नामों से अपने एमपी को जाना जाता है। ठीक है, चलिए फाइनली अब नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आज का। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध स्थल डबरा जो है, डबरा किस जिले के अंतर्गत आता है? ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना? जवाब दिया कीजिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। ठीक है, सभी स्टूडेंट से निवेदन है कृपया जवाब दिया कीजिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आप चीजों को सही बता पाओ।
मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध स्थल डबरा, तो डबरा याद रखना दोस्तों ग्वालियर में आता है, ठीक है। डबरा कहां पर आता है, ग्वालियर जिले में आता है, ये ध्यान रखना है। शिवपुरी मध्य प्रदेश की गर्दन। भिंड, भिंड जिला आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का उत्तर की तरफ है, मुरैना के बगल में भिंड है। भिंड जो है वो यूपी की सीमा को छूता है, किस राज्य की सीमा को छूता है, यूपी। और भिंड में का है, एक तो अटेर का किला है, गोहद का किला है, मालनपुर औद्योगिक केंद्र यहीं पर भिंड में आपको देखने को मिल जाएगा। और भिंड में सबसे कम लिंगानुपात है, 1000 लड़कों पे 837 लड़कियां है। प्रश्न आ सकता है कि आखिरकार मेंस में आ जाए, प्री में तो आएगा कि कितना लिंगानुपात है, 837 लड़कियां, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। मेंस में आ जाएगा कि भिंड मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में आखिरकार इतना कम लिंगानुपात क्यों है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। और भी बहुत सारी चीजें आपको भिंड में देखने को मिल जाएगी। मुरैना, मुरैना मोरों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा, मुरैना। और क्या क्या है मुरैना में, मुरैना में बामोर औद्योगिक केंद्र है। मुरैना में ही ककन मठ के शिव मंदिर है, ककन मठ के शिव मंदिर आपसे क्वेश्चन पूछे मुरैना में। इसके अलावा बटेश्वर समूह के शिव मंदिर भी आपको ध्यान रखना है, कहां पर हो जाएंगे, मुरैना में। 64 योगिनी मंदिर जो है ये भी याद रखना मुरैना में है, जिसे 7100 महादेव मंदिर कहा जाता है। और जो 64 योगिनी मंदिर है ना, मुरैना के साथ साथ खजुराहो में भी है, ठीक है, खजुराहो में भी है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है खजुराहो के साथ साथ जबलपुर में, तो 3 जगह 64 योगिनी मंदिर है। कहां कहां पे, मुरैना, खजुराहो, जबलपुर, मुरैना, खजुराहो, जबलपुर, ठीक है। हाँ, छोटी मोटी शुगर मिल होगी यहाँ डबरा में, समझ में आ गया। तो चलिए आज यहीं तक प्रश्न रहने देते हैं, अब कंटिन्यू करेंगे। कल आपकी संडे की छुट्टी है, आराम करना। और परसों जो है आपकी क्लास होगी, तो परसों करेक्ट 8:30 बजे होगी। देखिए मेरे को शेयर में जैसे कभी नहीं कर पाऊं तो समझ जाना, इसी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, जिससे आप आ जाओ डेली। कोशिश करेंगे कि 21 मई तक आपके 1000 प्रश्न भी करवा दिए जाएं। और इसी में मैं करंट के टॉपिक भी जोड़ता जाऊंगा। करंट में आपको पता है दोस्तों क्या हुआ है, करंट में जीआई टैग मिल चुका है बहुत सी चीजों को, जैसे डिंडोरी का गोंड प्रिंट, डिंडोरी का जो गोंड चित्रकारी है इसे दोस्तों जीआई टैग मिल चुका है। इसके अलावा दोस्तों ग्वालियर के कालीन, जो बिछाने के कालीन होते हैं ना, उसे दोस्तों क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। इसके अलावा बालाघाट के दोस्तों याद रखना जो साड़ियां वगैरह है उसे जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। उज्जैन का दोस्तों याद रखना। तो ये बेसिक चीजें भी मैं आपको करंट से रिलेटेड जोड़ते हुए भी बता पाऊंगा, ठीक है। कोशिश करना दोस्तों जो जनजातियां हैं, जनजातियों पे सबसे ज्यादा फोकस करना, जिसमें भी बैगा, भारिया और सहरिया, क्योंकि यहां से हो सकता है कठिन प्रश्न बने और ये कठिन प्रश्न आप ही कर पाओ, ऐसा मैं चाह रहा हूं। आप तब ही कर पाओगे जब जो है अच्छे से पढ़ोगे। वैसे जनजातियों का एक आध प्रश्न आसान आएगा, पर इनसे अच्छा पूछेगा। जैसे इस बार पूछा था बैगा विकास अभिकरण कहां पर है, तो पढ़ना अपन को एग्जाम के रिलेवेंट भी है, ठीक है, पढ़ना अपन को एग्जाम के रिलेवेंट भी है, और साथ ही साथ अच्छे से भी पढ़ना है। हाँ, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा पूरा, ठीक है। तो एमपी की जितनी भी चीजों को जीआई टैग मिला है ना, हाँ, रीवा का सुंदरजा आम को मिल गया, मुरैना की गजक को तो पहले ही मिल चुका था, अभी बहुत सी चीजों को मिल गया, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी का वीडियो देखने के लिए